वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद आर्यन पर। देखिए दोस्तों, कल हमने आप लोगों की फ्रांसीसी क्रांति कंप्लीट करवाई है। आज आपका एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें आपकी रूसी क्रांति और यूरोप में समाजवाद आता है। देखिए, ये टॉपिक आपकी फ्रांसीसी क्रांति और रूसी क्रांति जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और काफ़ी लंबे टॉपिक हैं। तो इन टॉपिकों की जो वीडियो मैंने दो पार्टों में बनाई है। आज आपके लिए यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के एमसीक्यूज़ के 30 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और इसकी नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड करेंगे भाग द्वितीय में। तो बिना टाइम वेस्ट करें फटाफट से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन, सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन लाने का सूत्रपात किसने किया था, यानी कि प्रारंभ किसने किया था? फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, भारतीय नील आंदोलन, निम्न में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन लाने का सूत्रपात आपका फ्रांसीसी क्रांति द्वारा किया गया था। एक इम्पोर्टेंट चीज़ जान लीजिए, फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों का प्रसार हुआ, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में परिवर्तन की संभावनाओं का सूत्रपात कर दिया था। उसने ये बताया था कि सामाजिक संरचना के क्षेत्र में परिवर्तन की संभावनाएं हैं। इस चीज़ का सूत्रपात फ्रांसीसी क्रांति ने कर दिया था। ओके दोस्तों, जिसका प्रभाव हमारे भारत तक भी पड़ा था, जो हम आगे प्रश्नों में देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 2, भारत में फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किसने किया? देख लीजिए, अभी हम कह रहे थे भारत में भी पढ़ा, तो देखिए भारत में फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किसने किया? राजा राम मोहन राय, डेरोजियो, टीपू सुल्तान, विकल्प पहला व चौथा। देखिए दोस्तों, भारत में फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख राजा राम मोहन राय और डेरोजियो ने किया था, यानी कि आपका विकल्प पहला और दूसरा। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी और जान लीजिए, भारत में फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख राजा राम मोहन राय एवं डेरोजियो द्वारा किया गया था, जबकि फ्रांस में उपजे स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचारों से प्रेरणा लेने वाले टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय थे। ये बात अपने पिछली वीडियोस में हम आप लोगों को बता चुके थे, मगर आज दोबारा रिपीट कर दीजिए। दोबारा रिपीट कर दी है, एक बार और रिपीट कर देते हैं, सुन लीजिए कि भारत में फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख राजा राम मोहन राय और डेरोजियो, जबकि फ्रांस में उपजे स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचारों से प्रेरणा लेने वाले टीपू सुल्तान एवं राजा राम मोहन राय जी थे। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 3, ब्रिटेन की सरकार किसका समर्थन करती थी? चर्च ऑफ इंग्लैंड, वेटिकन सिटी, कैथोलिक चर्च, निम्न में से कोई नहीं। तो आपकी ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। किसका समर्थन करती थी? चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। सुन लीजिए थोड़ा सा, ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रेलिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। किसके समर्थक थे? ऑस्ट्रेलिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, रूसी क्रांति का समाजवाद पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, 20वीं सदी का स्वरूप तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन गया। यानी कि जो समाजवाद था वो 20वीं सदी का स्वरूप तय करने और उसके सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन गया, या फिर समाजवाद का विचार अपनी लुप्तता की ओर बढ़ने लगा। समाजवाद एक शक्तिशाली ताकत के रूप में उभरा है, निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका पहला विकल्प सही है कि जो इसका जो स्वरूप था सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन गया था। प्रश्न नंबर 5, सामाजिक परिवर्तन के समर्थकों के समूहों में से निम्न एक नहीं है, कौन सा नहीं है? उदारवादी, रूढ़िवादी, रेडिकल और समाजवादी। तो दोस्तों, सामाजिक परिवर्तनों के जो समर्थक थे वो उदारवादी भी थे, रूढ़िवादी भी थे और रेडिकल भी थे, मात्र समाजवादी नहीं थे, यानी कि आपका ये ऑप्शन गलत है। देखिए, अपनी पिछली वीडियोस में मैं आपको उदारवादी, रेडिकल, रूढ़िवादी तीनों के विषय में जानकारी दे चुका हूँ।
परंतु एक बार फिर से जानकारी दे देता हूँ। देखिए उदारवादी क्या था। देखिए समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों का बराबर का सम्मान मिले, जहाँ पर सभी को और सभी को बराबर की जगह मिले। ओके दोस्तों। और रेडिकल जो थे, रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के समर्थक थे। और देखिए रूढ़िवादी कौन थे। रूढ़िवादी जो थे, जो परिवर्तन ही नहीं चाहते थे। यह तबका उदारवादी और रेडिकल दोनों के खिलाफ था। परंतु दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति के बाद रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लग गए थे। आप समझ गए होंगे रूढ़िवादी तबका कौन था और रेडिकल कौन थे और रूढ़िवादी और उदारवादी कौन थे। अच्छे से समझा दिया मैंने आपको। अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंटों को अच्छे से क्लियर करना यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये हिस्ट्री अपनी इंडिया की तो है नहीं, वर्ल्ड की हिस्ट्री है। और जिन शब्दों का अर्थ हम नहीं जानते उन्हें अगर हम जान लेंगे तो समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। प्रश्न नंबर 6 देखिए, उदारवादियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। गलत कथन पूछ रहा है। देखिए उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर सम्मान और जगह मिले। ये तो हम आपको बता ही चुके। उस समय यूरोप में एक ही धर्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ओके दोस्तों। ये समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी सत्ता के लोग विरोधी थे। ओके दोस्तों। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। ये समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वासित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। उनकी अच्छी मान्यता थी, न्यायपालिका द्वारा स्थापित और कानूनों के अनुसार शासन चलाए, ऐसी व्यवस्था ये लोग चाहते थे। यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था एवं यह नागरिकों को वोट देने के पक्ष में थे। यह सबको वोट देने के अधिकार के समर्थक थे। देखिए ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। आप लोगों को बता देते हैं, उदारवादी जो लोग थे उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। पहला जो ऊपर का पॉइंट हमने आपको बता दिया, क्या कहना था उनका कहना था सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यानी सबको अपने अधिकार होने चाहिए। अधिकारों का हनन करने का अधिकार किसी के पास भी नहीं होना चाहिए। दूसरा देखिए आपका चौथा पॉइंट गलत क्यों है। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। ये इनकी सबसे तगड़ी कमी थी। उदारवादी लोग क्या थे, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए, यानी जिनके पास संपत्ति है वो वोट देंगे और बाकी गरीब लोग वोट नहीं देंगे। खाली एक यही चीज़ उदारवादी की सबसे ज़्यादा गलत थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, रेडिकल समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पक्ष देश की आबादी के बहुमत के समर्थन में था एवं महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। दूसरा, रेडिकल समूह बड़े बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेष अधिकारों के खिलाफ था। जैसा कि आपने देखा उदारवादी तो खाली यही चाहता थे कि जिनके पास संपत्ति है उन्हें वोट देने का अधिकार दिया जाए, परंतु रेडिकल वाले क्या चाहते थे, बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेष अधिकारों के खिलाफ था। यानी यहाँ इनकी बात सत्य थी कि अगर किसी के पास संपत्ति है तो उसे विशेष अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए, सबके लिए समानता का व्यवहार होना चाहिए। तीसरा देखिए, यह समूह निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध जरूर करते थे। देखिए ये बात सही है, इनके सारे पॉइंट यहाँ पर सही हैं कि महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार देना चाहिए था। किसी एक इंसान के पास ही संपत्ति का संकेंद्रण, यानी कि एक ही इंसान के पास, ऐसा नहीं कि वो तो करोड़पति अरबपति होता जा रहा है और दूसरी तरफ गरीबाई बढ़ती जा रही है, एक ही जगह धन का संग्रह होता जा रहा है और दूसरी तरफ गरीबी बढ़ती जा रही है। जिससे समाज में असमानता फैलती है, उस असमानता के विरोधी थे। ओके दोस्तों, यानी कि रेडिकल समूह इन सारे समूहों में सबसे बेहतरीन था। देखिए उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं।
यहाँ पर आपके सारे ही कथन सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8वां, यूरोप के राष्ट्रवादियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पूछ रहा है। यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। ओके दोस्तों, देखिए ये चीज़ हकीकत है कि यूरोप में 1815 के बाद जिस तरह की सरकारें बनी उससे छुटकारा पाने के लिए ये सब लोग आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। देखिए फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए थे। कैसे लोग? उदारवादी, रेडिकल और राष्ट्रवादी लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्ता पलट का प्रयास करने लगे थे। अब देखिए राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हों। अब यहाँ पर ये सभी लोग ऐसे अधिकार चाहते थे जहाँ सभी को समान अधिकार प्राप्त हों। ओके दोस्तों, 1820 में इटली के राष्ट्रवादी गिसेप्पे मैज़िनी ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी। बात बिल्कुल सही है। राष्ट्रवादी थे मैज़िनी जिन्होंने राजा के खिलाफ साजिश रची थी, जो कि इटली के थे, परंतु समय उनका 1815 था, ना करके 1820। 1820 यहाँ पर गलत है, समय 1815 था। और देखिए भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उसकी रचनाओं को पढ़ा करते थे। किसकी? मैज़िनी की रचनाओं को ये लोग पढ़ा करते थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 9, नया समन्वय, न्यू हार्मोनी समुदाय की रचना का प्रयास किया था रॉबर्ट ओवेन, लुई ब्लॉक, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स। तो देखिए इसका आपका सटीक आंसर रॉबर्ट ओवेन है और इसके महत्वपूर्ण बिंदु नेक्स्ट पेज पर आपको बताएंगे। प्रश्न नंबर 10वां, कौन सा समाजवादी यूरोप में पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा देने के पक्ष में था? देखिए रॉबर्ट ओवेन, लुई ब्लॉक, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स। तो देखिए लुई ब्लॉक पूंजीवादी उद्यमों की जगह या पूंजीवादी उद्योगों की जगह सामूहिक उद्योगों को बढ़ावा देने के पक्ष में थे। इसके महत्वपूर्ण बिंदु नेक्स्ट पेज पर आपको मिलेंगे। प्रश्न नंबर 11 देखिए, औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। ये एक बहुत ही प्रचलित वाक्य है, इसके विषय में पूछ रहा है, ये किसका है? ये प्रश्न पूछा जा सकता है आप लोगों से। कार्ल मार्क्स का, लुई ब्लॉक का, फ्रेडरिक एंगल्स का, निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों यह कथन कार्ल मार्क्स का है। अब देखिए तीनों प्रश्नों के महत्वपूर्ण बिंदु देखिए। देखिए पहले प्रश्न के महत्वपूर्ण बिंदु, समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन 1771 से लेकर के 1858 इंडियाना यानी अमेरिका में एक नया समन्वय के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया था। अब पहले ये जान लीजिए कोऑपरेटिव क्या चीज़ थी। देखिए कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीज़ें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लिया जाता था। यानी कि एक ऐसी संस्था थी जहाँ पर हर कैंडिडेट शेयर धारक होता था, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे मालिक, सबको शेयर मिलता था, हिस्सा मिलता था बराबर का। फ्रांस में लुई ब्लॉक 1813 से 1882 चाहते थे सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। देखिए कार्ल मार्क्स से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, कार्ल मार्क्स 1818 से लेकर के 1882 और फ्रेडरिक एंगल्स 1820 से लेकर के 1895 ने
इस दिशा में कई नए तर्क पेश किए थे। किस दिशा में किए थे? इसी दिशा में, पूंजी औद्योगिक समाज और पूंजीवादी समाज के विषय में। देखिए, कार्ल मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। इसलिए मार्क्स ने क्या निष्कर्ष निकाला वो और देख लीजिए। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संचय करते रहेंगे, यानी इकट्ठा करते रहेंगे, तो मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समाजवाद के समर्थन में किए गए राष्ट्रवादियों के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, 1870 तक समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। ये चीज़ बिल्कुल सही है, क्योंकि 1870 काफ़ी लंबा समय था। क्रांति काफ़ी समय पहले से ही प्रारंभ हो चुकी थी फ्रांस में। तो 1870 तक समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल से अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। कौन सी बना ली थी? द्वितीय इंटरनेशनल से अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। ओके फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों, 1870 तक समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल से अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। क्या बना ली थी? द्वितीय इंटरनेशनल से अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। और देखिए, 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से एक अपनी अलग पार्टी बना ली थी। ये महत्वपूर्ण पार्टी थी दोस्तों। लेबर पार्टी के नाम से महत्वपूर्ण पार्टी बना ली थी, जो आगे चल करके दो भागों में बट गई थी। ध्यान रखना इस चीज़ का, कब बनाई गई थी? 1905 में। महत्वपूर्ण बिंदु और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से एक ऐसी पार्टी का गठन किया गया, लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। देखिए, ऐसी पार्टी फ्रांस में बना तो ली गई, परंतु समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए थे इस पार्टी के जरिए भी। ओके दोस्तों, अगला पॉइंट आपका देखते हैं, पॉइंट नंबर 4। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में हारते रहे और जिससे वे कानून बनवाने में अहम भूमिका नहीं निभा पाए, मगर सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकलों का ही दबदबा बना रहा। आपका ये पॉइंट यहाँ पर गलत है दोस्तों। बता दें क्यों? क्योंकि संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे थे। यहाँ फ्रांस की बात नहीं हो रही है, यहाँ आपकी रूस की बात हो रही है। और फ्रांस में वो लोग कामयाब नहीं हो पाए थे, यहाँ फ्रांस की बात थी। पर यूरोप में कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए थे, परंतु संसदीय जो राजनीति थी उसमें उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे थे दोस्तों। उन्होंने कानून बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई थी, मगर सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों, रेडिकलों का ही दबदबा बना रहा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार आपका यहाँ पर चौथा जो पॉइंट है वो गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, प्रश्न से पहले ये चीज़ जान लीजिए। देखिए, मैंने एक चित्र लगाया है, ये आपका पेरिस का है, जिसे पेरिस कम्यून कहा गया है। 1871 का चित्र है। इस चित्र में मार्च और मई 87 के बीच हुए जन विद्रोह को दर्शाया गया है। ये ऐसा दौर था जब पेरिस की नगर परिषद, जिसे क्या कहा जाता था, कम्यून, पर मजदूरों और आम लोगों, पेशेवरों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को लेकर बनाई गई जन सरकार, किसने? जन सरकार, यानी कि जनता की सरकार ने कब्जा कर लिया था। किस पर कब्जा कर लिया था? पेरिस की नगर परिषद पर। अच्छे से जान लीजिए, जन सरकार ने नगर परिषद पर कब्जा कर लिया था, पेरिस की पर। यह उथल पुथल फ्रांसीसी सरकार की नीतियों के प्रति बढ़ते असंतोष के कारण पैदा हुई थी। यद्यपि पेरिस कम्यून, यानी कि पेरिस की जो नगर परिषद थी, को अनंत सरकारी टुकड़ियों ने कुचल डाला, लेकिन दुनिया भर के समाजवादियों ने समाजवादी क्रांति की पूर्व पीठिका के रूप में इसका जमकर जश्न मनाया था। अब देखिए, पेरिस कम्यून को दो और चीज़ों की वजह से आज भी याद रखा जाता है। वो दो चीज़ें क्या थी? सबसे पहली क्या थी? मजदूरों के लाल झंडे,
का उदय इसी घटना से हुआ था। ओके दोस्तों, और कम्युनार्डो यानी क्रांतिकारियों ने अपने लिए यही झंडा चुना था। दूसरी महत्वपूर्ण पॉइंट क्या था, मॉर्सियस के लिए जो इस घटना के बाद पेरिस कम्यून और मुक्ति संघर्ष का प्रतीक बन गया था। ओके दोस्तों, उल्लेखनीय है कि इस गीत को 1792 में युद्ध गीत के रूप में लिखा गया था। ओके, जो बाद में वहाँ का राष्ट्रीय गीत भी बन गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13वां, कब एवं किस क्रांति के जरिए समाजवादियों ने रूस की सत्ता पर कब्जा कर लिया? कब एवं किस क्रांति के जरिए समाजवादियों ने रूस की सत्ता पर कब्जा कर लिया? 1917 अक्टूबर क्रांति, 1920 फरवरी क्रांति, 1921 अक्टूबर क्रांति, या फिर निम्न में से कोई नहीं? तो दोस्तों बता देते हैं आप लोगों को कि 1917 की अक्टूबर क्रांति थी वो, 1917 की अक्टूबर क्रांति, जिसके जरिए समाजवादियों ने रूस की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। देखिए, यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक आपका कौन सा था? रूस। रूस में यह समीकरण उलट गया। 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। अब देखिए, अक्टूबर क्रांति किसे कहा जाता है ये और जान लीजिए। 1917 में रूस में अक्टूबर में होने वाली घटनाओं को, या फरवरी 1917 में राजशाही के पतन को। विकल्प पहला व दूसरा दोनों, निम्न में से कोई नहीं। तो देखिए, अक्टूबर क्रांति इन दोनों की सम्मिलित घटनाओं को कहा जाता है, जो फरवरी में हुई थी और अक्टूबर में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 15वां, कब एवं किस क्रांति के जरिए समाजवादियों ने रूस की सत्ता पर कब्जा कर लिया? 1917 अक्टूबर क्रांति, या फिर आपके 1920? तो इस प्रश्न का उत्तर तो हम अभी आप लोगों को दे चुके। 1917 अक्टूबर क्रांति के जरिए किया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16वां, रूसी साम्राज्य में निम्न में से कौन नहीं रहता था? कैथोलिक नहीं रहते थे, या प्रोटेस्टेंट नहीं रहते थे, मुस्लिम और बौद्ध नहीं रहते थे, या हिंदू? देखिए दोस्तों, रूसी साम्राज्य में कैथोलिक भी रहते थे, मुस्लिम भी रहते थे, बौद्ध भी रहते थे, प्रोटेस्टेंट भी रहते थे, बल्कि हिंदू लोग नहीं रहते थे। यानी कि हमारे भारत का हिंदू वर्ग वहाँ पर नहीं रहता था। आगे देखिए प्रश्न नंबर 17वां, रूसी शासक जार निकोलस, ये रूस का सम्राट था। रूसी शासक जार निकोलस द्वारा, या जार निकोलस द्वितीय ने कब त्यागपत्र दिया था? 28 फरवरी 1910, 2 मार्च 1917, 5 मार्च 1917, 10 मार्च 1920। देखिए, उन्होंने त्यागपत्र 2 मार्च 1917 को दिया था, जो कि अपनी इच्छा से नहीं दिया था। इसकी पूरी जानकारी आपको इसी MCQs के लास्ट क्वेश्चन में देंगे। ओके दोस्तों, 17वां नंबर की जानकारी आपको। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 18वां, 20वीं सदी में यूरोप में अनाज का सबसे बड़ा निर्यातक था जर्मनी, इटली, रूस और जॉर्जिया। निर्यातक का मतलब जानते हैं, दूसरे लोगों को अनाज देने वाला। जबकि फ्रांस में तो अनाज की किल्लत हो गई थी दोस्तों, है ना। अब देखते हैं कौन था। तो वो देश आपका रूस था। कौन सा था? रूस। जान लीजिए, 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनसंख्या आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था। ओके दोस्तों, जैसे फ्रांस में तो इतनी मात्रा में कृषि की नहीं जाती थी, वहाँ पाव रोटी का लालच वो हो गया था, अकाल पड़ गया था, पाव रोटी के लिए लोग लाइन लगाते थे। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी ज़रूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक था। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 19वां देखिए, यूरोप में किस देश के किसान अपनी सारी ज़मीन अपने कम्यून यानी मीर को दे देते थे? कम्यून के विषय में मैं आपको बता ही चुका। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चित्र लगाया था, ये देखिए क्या था इसमें। कम्यून क्या था? नगर परिषद। कम्यून को दे देते थे कम्यून या मीर कहा जाता था। तो यूरोप में किस देश के किसान अपनी सारी ज़मीन अपने कम्यून यानी मीर को दो सौंप देते थे? जर्मनी, फ्रांस, रूस और पोलैंड। तो 19वें प्रश्न का सही उत्तर आपका है
रूस के किसान ऐसा करते थे। और क्यों करते थे उस वजह को जान लीजिए। देखिए, रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भी भिन्न थे। यहाँ के किसान समय समय पर अपनी सारी ज़मीन को अपने कम्यून यानी कि नगर परिषद या मीर को सौंप देते थे, और फिर कम्यून या नगर परिषद प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से किसानों को ज़मीन का बंटवारा करता था। ओके दोस्तों, पॉइंट नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20वां, बोल्शेविक खेमे के मुखिया कौन थे? व्लादिमीर लेनिन, मार्क्स, जार निकोलस, निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों, बोल्शेविक खेमे के मुखिया आपके व्लादिमीर लेनिन थे। कौन थे? व्लादिमीर लेनिन। अब देखिए, मैंने आपको एक प्रश्न बताया था जहां मैंने कहा था इस चीज़ को ध्यान रखना, लेबर पार्टी के विषय मैंने आप लोगों को बताया था, लेबर पार्टी। अब देखिए, यहाँ आपके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन 20वां, इसके विषय में जानकारी दे देता हूँ। देखिए, व्लादिमीर लेनिन जो थे बोल्शेविक खेमे के मुखिया थे, और ये सोचते थे कि जार जो कि राजा था, राजा द्वारा शासित जो रूस था, उसके दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर उनका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। और जो दूसरा खेमा था आपका मानशेविक मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए। देखिए, दो खेमे थे, बोल्शेविक और दूसरे का नाम और लिख देता हूँ, जिसका नाम था मानशेविक। बोल्शेविक क्या मानता था? दोबारा जान लीजिए। बोल्शेविक मानता था कि उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए, और मानशेविक मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए। ओके दोस्तों, और ये दोनों ही जो खेमे थे, बोल्शेविक का खेमा और मेनेशेविक का खेमा, ये आपके लेबर पार्टी, देखिए, सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी से टूट करके दो भाग हुए थे। सोशल जो लेबर पार्टी मैंने आपको पहले ही बताया था, सोशल डेमोक्रेटिक, DEMOCRACTIC, सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी। सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी से टूट करके दो खेमे हुए थे, एक था बोल्शेविक खेमा और था मेनेशेविक खेमा। मेनेशेविक खेमा सभी को सदस्यता दिए जाने के पक्ष में था, और जो आपका बोल्शेविक खेमा था, ये सदस्यों की संख्या व स्तर पर पूरा नियंत्रण चाहता था। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, प्रश्न नंबर 21वां, रूस में समाजवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 1914 से रूस में सभी पार्टियां गैरकानूनी थीं। 1914 से यानी कि 1914 तक जो भी पार्टियां थीं वहाँ पर सारी की सारी गैर कानूनी थीं। मार्क्स को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी का गठन किया था। ये बात बिल्कुल सही है, फैक्ट की बात है, इसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। दूसरा, इस पार्टी का एक अखबार निकलता था, उसने मजदूरों को संगठित किया था और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए थे। ये भी बात सही है। 1910 में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी, जिसने समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी भी कहा जाता है, का गठन रूस के ग्रामीण इलाकों में सक्रिय समाजवादियों ने किया था। बात आपकी सही है, मगर जो टाइम है वो आपका गलत है। टाइम था आपका 1900 में। 1900 में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी, जिससे समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी भी कहा जाता है, का गठन रूस के ग्रामीण इलाकों में सक्रिय समाजवादियों ने किया था। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22वां, सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी, इसी की दो भाग थे जो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिए। बोल्शेविक, फिर से लिख देता हूं एक बार, बोल्शेविक, और दूसरा आपका मेनशेविक। ये इस पार्टी के दो भाग थे।
ओके दोस्तों, बोल्शेविक और मेंशेविक। तो प्रश्न का उत्तर आप लोगों को मिल ही गया होगा, कितने थे इसके, 2 भाग थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23वां। असेंबली ऑफ रशियन वर्क्स, या जिसे रूसी श्रमिक सभा भी कहा जाता था, कि स्थापना कब हुई थी? 1904, 1905, 1910, 1920। तो इन दोनों की स्थापना, इस पार्टी की स्थापना आपकी 1904 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1904 में। इन प्रश्नों की व्याख्या देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए। 20वीं सदी के आरंभ में निकोलाई लेनिन, जो सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी का सर्वाधिक प्रतिभाशाली नेता था, जो पार्टी के मुखपात्र चिंगारी का प्रधान संपादक भी था दोस्तों, पार्टी के द्वितीय अधिवेशन जो जुलाई अगस्त 1903 में हुआ, में सदस्यों में फूट पड़ गई और उसके 2 भाग हो गए। एक आपका बोल्शेविक और दूसरा मेंशेविक था। अगला प्रश्न देखिए, रूसी श्रमिक सभा के संदर्भ में। 1904 में रूसी श्रमिक सभा का गठन किया गया, परंतु 4 सदस्यों को प्यूतिलोव आयरन वर्क्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया, तो मजदूरों ने आंदोलन छोड़ने का ऐलान कर दिया। सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने, वेतन में वृद्धि और कार्य स्थितियों में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24वां। देखिए दोस्तों, रूस में 1905 की क्रांति की शुरुआत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पादरी गैपोन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस के सामने पहुंचा, तो पुलिस कोसैक्स ने मजदूरों पर हमला कर दिया। तो पुलिस और कोसैक्स ने मजदूरों पर हमला कर दिया, ये बात बिल्कुल सही थी। विंटर पैलेस, या जिसे जार का महल कहा जाता था, जो जार वहाँ का राजा था, जार के महल में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हुए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, और ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आगे देखते हैं, खूनी रविवार की घटना के कारण रूस में 1905 की क्रांति की शुरुआत हुई, और शुरुआत के विषय में ही पूछ रहा है। शुरुआत 1905 में इसी के कारण हुई थी, जिसमें विद्यार्थियों, वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और अन्य मध्यवर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी थी। ओके दोस्तों, जार ने पहली ड्यूमा को 75 दिन के भीतर और दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के अंदर बर्खास्त कर दिया, और तीसरी ड्यूमा में उदारवादी नेताओं से भर दिया। ये पॉइंट आपका गलत है दोस्तों। बता देते हैं आपको, जो वहाँ का शासक था जार ने पहली ड्यूमा को 75 दिन के भीतर और पुनः निर्वाचित दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया। वह किसी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। वो किसी भी तरह की जवाबदेही और अपनी सत्ता पर किसी भी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। उसने मतदान कानून में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला, उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर रख दिया उसने। ओके दोस्तों, ये चीज़ थी जिसके कारण 1905 की क्रांति हुई थी। आगे बढ़ते हैं, देखिए 25वां क्वेश्चन, पहला विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 1914, 1915, 1916 और 1917। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं, पहला विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ था। देखिए 1914 में 2 यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में आपका जर्मनी था, ऑस्ट्रेलिया था और तुर्की था, जो केंद्रीय शक्तियां थी उस समय की। तो दूसरे खेमे में आपके फ्रांस था, ब्रिटेन था, रूस था, और बाद में इटली और रोमानिया भी इस खेमे में शामिल हो गया था। तो दोस्तों यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया, और इसलिए इस युद्ध को विश्व युद्ध कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि यूरोप के बाहर भी युद्ध फैल गया था। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 26वां, रूसी स्टीम रोलर किसे कहा जाता था? रूसी उद्योगों को, शाही रूसी सेना को, विकल्प पहला व दूसरा दोनों को, निम्न में से कोई नहीं। तो आप लोगों को बता देते हैं, रूसी स्टीम रोलर रूसी शाही सेना को कहा जाता था। क्यों कहा जाता था वो और सुन लीजिए। रूसी शाही सेना को रूसी स्टीम रोलर कहा जाता था। यह प्रथम विश्व युद्ध के समय दुनिया की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना थी, यानी कि लोगों को स्टीम रोलर की तरह रौंद देते हुए निकल जाती थी ये सेना, इसलिए इसको स्टीम रोलर कहा जाता था। जब इस सेना ने अपनी निष्ठा बदलकर क्रांतिकारियों को समर्थन देना शुरू कर दिया, तो जार की सत्ता ढह गई थी। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 27 में देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के समय सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? जर्मनी,
पेट्रोग्राद, तुर्की, निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो दोस्तों सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल करके पेट्रोग्राद कर दिया गया था। ओके दोस्तों, देखिए जर्मन विरोधी भावनाओं के कारण ही लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मनी नाम था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 28वां, पेट्रोग्राद में क्रांति कब हुई? फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में या अगस्त में? तो आप लोगों को बता देते हैं दोस्तों, ये क्रांति आपकी फरवरी में हुई थी और टाइम आपका था 1917। कौन सा टाइम था? 1917। वास्तविकता में यही क्रांति महत्वपूर्ण थी, जिसमें राजा को सत्ता से हटा दिया गया था। देखिए 1917 फरवरी में पेट्रोग्राद में मजदूरों के इलाके में खाद्य पदार्थों की भारी कमी हो गई थी और भीषण कोहरा भी पड़ रहा था और बर्फबारी भी हो रही थी। ठीक है दोस्तों, तो उस समय पे क्या था कि जो राजा था 25 फरवरी को ड्यूम को बर्खास्त कर दिया राजा ने, और उसकी वजह से वहाँ पर क्रांति हुई। और खाली ड्यूम को बर्खास्त करना ही क्रांति की वजह नहीं थी। 25 फरवरी को वहाँ पर 22 फरवरी को फैक्ट्रियों में ताले भी लगा दिए गए थे और खाद्य पदार्थों की काफ़ी आपूर्ति थी, काफ़ी कमी थी, जिसके कारण वहाँ पर क्रांति हुई थी। और देखिए ऐसी स्थिति में संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वासित सरकार बनी रहे और ड्यूमा को भंग न किया जाए, परंतु जो था वहाँ का राजा, उसने उसको भंग कर दिया, जिसके कारण ये क्रांति हुई। अब देखिए इसका परिणाम भी भयंकर निकला, आप देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 29 में देखिए, पेट्रोग्राद सोवियत संघ का जन्म कब हुआ था? तो पेट्रोग्राद सोवियत संघ का जन्म आपका 27 फरवरी, 28 फरवरी, 26 फरवरी या निम्न में से कोई नहीं। तो पहले तो इस प्रश्न का आंसर बता देता हूँ आपको। इसका जन्म आपका 27 फरवरी को हुआ था। देखिए पहला प्रश्न मैंने आपको बता दिया, ये क्रांति क्यों हुई। अब देखिए क्रांति की घटना में आगे चल करके ड्यूमा को भंग कर दिया, जबकि संसदीय प्रतिनिधि चाहते नहीं थे कि ड्यूमा भंग हो, वो चाहते थे कि निर्वासित सरकार बनी रहे। अब देखिए हुआ क्या, तारीख आ गई आपको 27 फरवरी की। 27 फरवरी को पुलिस मुख्यालयों में तहस नहस कर दी। रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाए गए। असंख्य लोग रोडों पर जमा हो गए। तीसरी दूसरी रेजिमेंटों ने भी बगावत कर दी और हड़ताली मजदूरों के साथ आ मिले। ओके दोस्तों, उसी शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां अब तक ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ था। ओके दोस्तों, कब हुआ था? 27 फरवरी को। अब देखिए फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा किसके हाथों में था? जर्मनी की जनता के में, पेट्रोग्राद की जनता के में, तुर्की की जनता के में, यूरोपीय जनता के में। तो दोस्तों सब कुछ पेट्रोग्राद में हो रहा था, तो झंडा भी इन्हीं के हाथों में होना था, तो इन्हीं के हाथों में था। अब देखिए जब दूसरी और तीसरी रेजिमेंट ने और मजदूरों ने मिलकर पेट्रोग्राद सोवियत संघ बना लिया, तो फिर क्या हुआ, उस यानी कि 27 फरवरी के जस्ट अगले दिन यानी कि 28 फरवरी के दिन 28 फरवरी के दिन क्या हुआ, प्रतिनिधिमंडल जार से, जो कि वहाँ का शासक था, उससे जाकर के मिला। सैनिक कमांडरों ने उसे सलाह दी कि वो राजगद्दी छोड़ दे, और उसने अपने कमांडरों की बात पर विचार विमर्श किया और काफ़ी टाइम बाद यानी कि कुछ दिनों बाद ही 2 मार्च को उसने अपनी राजगद्दी को त्याग दिया। 70वां प्रश्न आपका यही था, जिसका उत्तर यही था कि पूरी कहानी मैंने आप लोगों को बता दी, क्यों इन्होंने अपनी राजगद्दी को त्यागा था। ये पूरी घटना मैं आपको बता चुका हूँ, और आप कहें तो विस्तृत में इसको एक बार और सुना देता हूँ। जार निकोलस द्वितीय ने कब त्याग पत्र दिया? इसीलिए दिया था 2 मार्च 1917 में। पूरी घटना के महत्वपूर्ण बिंदु प्रश्न नंबर 28, 29, 30 के एक बार और सुन लीजिए। देखिए 1917 में फरवरी में पेट्रोग्राद में मजदूरों के इलाके में खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई। भीषण कोहरा पड़ा, बर्फबारी हुई। 22 फरवरी को फैक्ट्री पर तालाबंदी हो गई। 25 फरवरी को ड्यूमा को बर्खास्त होने की वजह से वहाँ क्रांति हुई, क्योंकि ऐसी स्थिति में संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वासित सरकार बनी रहे, ड्यूमा को भंग न किया जाए। और दोस्तों परंतु राजा ने ड्यूमा को भंग कर दिया, जिसके कारण जनता ने 27 फरवरी को पुलिस मुख्यालयों में तहस नहस कर दी। रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाए गए। असंख्य लोग सड़कों पर जमा हो गए। तीसरी दूसरी रेजिमेंट ने भी बगावत कर दी और हड़ताली मजदूरों के साथ आ मिले,
उसी शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हो जाते हैं या ड्यूमा की बैठक की जाती थी। यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ था दोस्तों। और उसके जस्ट अगले दिन यानी कि 28 फरवरी को एक प्रतिनिधिमंडल अपने शासक जार से जाकर के मिलता है और उन्हें सलाह देता है कि वे राजगद्दी छोड़ दें। वो अपने कमांडर की बात मान लेता है और 2 मार्च 1917 को वो अपनी राजगद्दी को छोड़ देता है। यहाँ तक आज तक के सारे महत्वपूर्ण बिंदु आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। कोई पॉइंट समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इसके अगले हिस्से की वीडियो कल आप लोगों को मिल जाएगी। ओके दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ें, डीपली पढ़ें और जल्दी इन सारे टॉपिक्स की समरी की भी किताब की जो हम लेकर के आएंगे, समरी भी पढ़ाएंगे जिससे आप लोग और डीपली इन चीज़ों को समझ सकें। अभी MCQs क्वेश्चन है आप लोगों के पढ़ने के उद्देश्य से कि क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। ओके दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें दोस्तों। अगली वीडियो कल मिलेगी दोस्तों। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।